यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा जो सेमीफाइनल सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है एग्जाम के लिए, तो उसका आज की क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन के टॉप 101 101 क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है वो कर चुके हैं आईसीटी, हमारा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो उसके 100 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस किए थे। और आखिरी एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था जो था 101, और जो 101वां क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एग्जाम होमवर्क के लिए, तो वो क्वेश्चन था आपका मैचिंग का। ठीक है, वो क्वेश्चन था जिसमें सिक्योरिटी थ्रेट दिया हुआ था और उसके मीनिंग बता रखे थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी करके बताया, और जो करेक्ट आंसर है वो है इसका बी। करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? बी। ठीक है ना? तो जिन बच्चों ने बी बताया था तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने बी नहीं बताया था, कोई और बताया था, तो उनको भी शुभकामनाएं कि अब आपको करेक्ट आंसर जो है वो पता चल गया। ठीक है ना? तो लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोगों ने आईसीटी के टॉप 100 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए, बहुत बच्चों के कमेंट भी आए, उसमें बच्चों ने बोला कि सर क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो हायर एजुकेशन जो है हमारा यूनिट जो है पेपर नंबर 1 में, उसके टॉप 100 क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन जो हम इसके अंदर डाले हैं। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन, चाहे वो आपका एंशिएंट एजुकेशन का, वो भी इसमें आ गया है। रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आपका एआईसीटी हो गया, यूजीसी हो गया, ये सारी बॉडीज के क्वेश्चन भी हमने इसमें डाल दिए हैं। प्लस में सबसे मेन बात वो है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके भी क्वेश्चन हमने इसके अंदर जो है वो डाले हुए हैं। तो हर एक एस्पेक्ट जो है हमने टच करने की कोशिश करी है। जितने भी अपने को यहाँ पे अपना जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो भी अपना मैटर है, वो सारे मैटर के ऊपर जो है हमने कोशिश करी कि हर एक मैटर को या हर एक अपना जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है उसको हम कवर करें। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं, तो आप इसको कीजिएगा। ठीक है, वही पैटर्न वही है, 100 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जो है आपको मैंने इसमें करवाए हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 101 ये है आपका होमवर्क का। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना, और भाई सारे कमेंट किया करो। देखते हो तुम वीडियोस को और कमेंट नहीं करते हो, भाई सारे के सारे कमेंट करना और बताना कि आपके हिसाब से उस 101वें क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना? तो आपको ये जरूर बताना है। ओके, हाँ जी। तो अब हम लोग जो वो शुरुआत करेंगे हमारे इन क्वेश्चंस को हायर एजुकेशन के। जब हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो कल हम लोग जो वो डालेंगे हमारे कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन का यूनिट है, उसके टॉप 101 क्वेश्चन जो है वो हम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर टीचिंग करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल आईसीटी हमने कर लिया, वो आप देख लेना एक बार, अगर नहीं देखी वीडियो हायर एजुकेशन वाला अभी आप जो है वो कंप्लीट कीजिए। इसका सोल्ड पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर जो है वो डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाके जो है वो देख सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको यही बताया था कि वीडियो एक बार लगा लेना, सारे क्वेश्चन को एक बार जो है वो आप देख लेना, देन उसके बाद में पेपर में जाने से पहले 2 बार और कर जाना। और 2 बार जो आप करोगे वो वीडियो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, फिर पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, उसको आप डाउनलोड करना, उसको मोबाइल के अंदर ही या फिर अपने पीसी के अंदर जो है वो ड्रैग करके बारी बारी आप देखते रहिएगा। ठीक है ना? तो उसको जल्दी हो जाएगा। आप बहुत जल्दी जो है वो 100 क्वेश्चन को, जैसे वीडियो में अगर आप करोगे तो शायद आपको एक बार के लिए 1.5 से 2 घंटा लग जाए। ठीक है, लेकिन जब आपने एक बार कर लिए क्वेश्चन, देन उसके बाद पीडीएफ से पढ़ने में जो है वो आधे घंटे में आप 100 क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है ना? तो वो जरूर करके जाना, पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 बार जो है क्वेश्चन जरूर लगा के जाना आप। ओके, हाँ जी। तो आइए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारे हायर एजुकेशन के टॉप 100 क्वेश्चंस को। और आज जो है वो है 5 सितंबर और आज है टीचर डे, और बहुत सारे बच्चों का सुबह से जो है पूरा व्हाट्सएप मेरा भरा पड़ा है। बहुत सारे बच्चों के जो है वो मैसेजेस आए मेरे पास में, टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत सारे बच्चों ने जो है वो विश किया टीचर्स डे के लिए। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की। आप भी हमारे लिए टीचर्स के तरह ही है। बेसिकली टीचर कौन है? टीचर वो है जिससे आप कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आप लोगों से भी हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्लासरूम के अंदर जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे वहां से जो है वो नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हर एक पर्सन, चाहे वो छोटा सा बच्चा भी है ना, अगर उससे भी आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वो भी आपका जो है वो टीचर है। ठीक है ना? और टीचिंग का जो प्रोसेस है और जो लर्निंग का जो प्रोसेस, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग दोनों एक साथ चलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो ये लर्निंग का जो आपका प्रोसेस है वो ताउम्र आपका चलता रहेगा। ताउम्र आपको जो है वो नए नए टीचर्स है वो मिलते रहेंगे। कभी आपको बड़ा टीचर मिलेगा, कभी छोटा मिलेगा, कभी आप अपने बच्चों से भी जो है सीखेंगे, कभी आप जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो आप अपने पोते पोतियों से जो है उनसे भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। तो लर्निंग जो है वो कभी भी आप बंद मत कीजिएगा, वो हमेशा ताउम्र आपकी चलती रहनी चाहिए। तो हमेशा अपने आप को जो है वो एजुकेट कीजिएगा, हमेशा अपने आप को अपडेट रखिएगा जो नई नई चीजें मार्केट के अंदर चल रही है उससे। ठीक है ना? तो आप हमेशा अगर आप जो सीखते रहेंगे, हमेशा ही लर्निंग करते रहेंगे, तो आप भी बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। और अपने आप को जब अप टू डेट रखते हैं ना, तो अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहता है। ठीक है ना? तो ये आप कभी भी जो है मतलब इस हैबिट को कभी भी मत छोड़िएगा, हमेशा अपने आप को अपडेट रखिएगा, वेदर कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन एक बात याद रखना, वक्त हमेशा जो है वो गुजर जाता है,
कोई भी वक्त कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। कभी अगर मान लो कोई खुशी आई है तो वो भी नहीं रहेगी हमेशा के लिए, कोई गम है तो वो भी नहीं रहेगा। तो टाइम जो है वो हमेशा क्या होता है, बीत जाता है। टाइम तो हमेशा बीतेगा, लेकिन आपको जो है वो लर्निंग हमेशा ही रखनी है। अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, आपको एक ही चीज है जो हर चीज के अंदर, मतलब हर एक सिचुएशन के अंदर को आप विन कर सकते हो, हर सिचुएशन पे आप विजय प्राप्त कर सकते हो, वो है आपकी क्या, नॉलेज। नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है आपके पास में, ठीक है ना। आपकी हेल्थ भी एक टाइम के ऊपर ऐसा होगा, हेल्थ भी कई बार साथ नहीं देती है, लेकिन नॉलेज जो है वो सबसे पावरफुल वेपन है। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए नॉलेज को हमेशा पॉलिश रखिएगा, ताकि कुछ भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी एडवर्स सिचुएशन हो, कितना फेवरेबल हो, लेकिन आप हमेशा ही, आपकी अगर नॉलेज बढ़िया है तो फिर आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। और कामयाब पर्सन वही है जिसकी नॉलेज एकदम अप टू डेट है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बहुत है, मैं मानता हूं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है ये, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उनके लिए है जो मेहनत नहीं कर रहा है बंदा। जो बंदा मेहनत कर रहा है, माना उसको एक बार के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो क्या हुआ भाई, वो प्राइवेट में चला जाएगा। वहां पे जिसमें एबिलिटी है कुछ कर दिखाने की, तो वो हमेशा ही करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये रोना मत लेके बैठना कभी भी आगे फ्यूचर के अंदर भी, यार हमको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए था और हमको नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या हो गया भाई, आप प्राइवेट में करके दिखा देंगे, आप खुद का काम कर लेंगे। अगर हमारे अंदर एबिलिटी है, हमारे अंदर नॉलेज है, हम अगर मान लो अभी भी लर्निंग कर रहे हैं, तो फिर हमको रोकने वाला कोई नहीं है। वी आर अनस्टॉपेबल, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, टीचर्स डे की। और आप भी आने वाले टीचर्स ही हैं, अब आप भी फ्यूचर में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को एकदम बढ़िया वाला पढ़ाना। और बढ़िया तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले बढ़िया तरीके से आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले आप अच्छा सा पढ़ाई करो और फिर बच्चों को अच्छे से पढ़ाना भी, ठीक है ना। बढ़िया तरह से बच्चों को पढ़ाना, ताकि बच्चा भी फिर याद रखे, बच्चा बोले यार टीचर हो तो फिर ऐसा ही हो, या टीचर हो तो ऐसी हो, नहीं तो टीचर हो ही ना, ठीक है ना जी। आप सारे रोल मॉडल हैं, और इंडिया जो है, अपना कंट्री जो है, तो उसको मतलब आप ही नींव रखने वाले हैं। बेसिकली आपकी फाउंडेशन स्टोन्स है, आपकी वजह से ही जो है अब आगे फ्यूचर जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल को आप जाएंगे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप जाके पढ़ाएंगे, तो आप बच्चों को जो शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, बच्चा वही लेके आगे बढ़ेगा। तो देश को क्या मिलने वाला है वो डिपेंड करता है कि उसके टीचर क्या उसको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितने आप एबल वे के अंदर अगर आप पढ़ाएंगे, बढ़िया तरीके से आप पढ़ाएंगे, बढ़िया नॉलेज ग्रैब करके अगर आप बच्चों को आगे सर्व करेंगे, तो बट नेचुरल है कि देश भी आगे तरक्की करेगा। तो इसलिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो लर्निंग टीचिंग हमेशा चलती रहनी चाहिए, इसको आप हमेशा कैरी ऑन कीजिएगा। चाहे आप बूढ़े हो जाओ तो भी आप सीखते रहना, अपडेट रखना अपने आप को, ओके जी सर। बट फिलहाल अभी अपडेट रहने का टाइम आ गया हायर एजुकेशन को। तो हायर एजुकेशन के बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद आपने पढ़ी भी ना हो, तो वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, आप इनको कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको फ्रेम किया है, तो आप ये कीजिए। 100 एमसीक्यूज क्लास के अंदर, और एक आपको मिलेगा होमवर्क का, तो उसको आप जरूर जो है वो कमेंट करके बताना, और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, हमको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, लगता है कि हाँ यार हम जो काम कर रहे हैं वो बच्चों को पसंद भी आ रहा है, ठीक है ना जी सर। चलो ये हो गया सारा अभी फाइनल, और अभी आप जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, हायर एजुकेशन। चलिए जी, पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है क्या, बोलता है इन कंटेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन टू फ्रेम एंड प्रिस्क्राइब ए कोर्स इन द एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो बोलता है आपको हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको डायरेक्ट किया, कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो बेसिकली इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए कोर्स को प्रिस्क्राइब करेगी। तो वो है आपका यूजीसी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को बोला था कि आप इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए जो है वो कोर्स को प्रिस्क्राइब कीजिए। तो फर्स्ट का जो आंसर है इज फर्स्ट। आगे मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे कुछ आपको जो है वो बॉडीज दे रखी है, और यहाँ पे उनका जो है वो हेडक्वार्टर दे रखे हैं। आपको बताना है कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो नैक अगर बात करें, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो ये है जी आपका कहाँ, बेंगलोर में। तो नैक का तो हो गया जी आपका बेंगलोर। फिर NIEDA, ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। फिर NDRI बोले तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये हमारे हरियाणा करनाल के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। और CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पे, आपके लखनऊ यूपी में। तो ये है इसका मैचिंग का। तो इसका आंसर जो बनेगा डेट इज सेकंड। आगे बोलते हैं NEP, जो आपका नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया था, उसने प्रपोज किया कि हम एस्टेब्लिश करेंगे NETF को। NETF बोले तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम,
ठीक है। ये नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये बेसिकली एक फोरम बनाई जाएगी, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो क्या करेगा, इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करना, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना। इसके लिए बेसिकली जो है वो NETF करके एक बॉडी जो है, एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब ये बोलता है कि NEP ने जो प्रपोज किया था कि हम NETF बनाएंगे, व्हाट आर द स्टिपुलेटेड फंक्शन ऑफ दिस बॉडी। तो ये NETF का मेन फंक्शन जो है वो क्या है वो आपको बताना है। तो पहला, इट आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। NETF को बनाया इसीलिए था कि ये क्या करेगा, नई डायरेक्शन इशू करेगा, किसके लिए, रिसर्च एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी के लिए। दूसरा, इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया ऑन द यूज ऑफ टेक्निक टू अंडरस्टैंड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पे जाकर के आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, आप फ्रीली अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी लर्निंग। फिर ये एंगेज करेगा मल्टीलिंगुअल एक्सपर्ट टू हेल्प प्रमोशन ऑफ एन ऑल इंडियन लैंग्वेज। नहीं सर, इसका लैंग्वेज वाला तो चक्कर नहीं था, ये तो टेक्निक से जो है वो जुड़ा हुआ है। दूसरा, इट एडवांसिंग द इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंज इन द हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेटिक चेंज। नहीं सर, ये भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो अलग बॉडीज जो है वो बनी हुई है। ये बिल्ड करेगा इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। यस, इसका मेन पर्पस यही था कि ये क्या करेगा, इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है वो बिल्डअप करेगा इन द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो थर्ड का जो आंसर बनेगा वो क्या, A, B एंड E। A, B, E बोले तो आपका सेकेंड ऑप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिवली प्रोमोटेड बाय ग्लोबलाइजेशन अमंग द सोसाइटी, इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोट किया जाएगा बाय द ग्लोबलाइजेशन अमंग द सोसाइटी। तो वो है जी आपका, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मतलब जो सोसाइटीज आपस में क्या हो रही है, ग्लोबलाइज हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रही है, तो उसके पीछे जो है ना वो मेन जो पर्पस है वो ये है कि हम मल्टीकल्चर वैल्यूज को जो है वो क्या कर रहे हैं, आपका बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आंसर जो बनेगा इसका वो है आपका मल्टीकल्चरल वैल्यूज। आगे, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग बेसिकली एक थिंक टैंक है। पहले तो ये बात समझना, ये क्या है, थिंक टैंक है। अपने इंडिया के अंदर जो प्लानिंग का काम है ना वो दिया हुआ है किसको, नीति आयोग को। इसका पहले का नाम था प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है जी आपका क्या, वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फर्स्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सा असेंशियल है किसके लिए, फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बढ़िया तरीके से गवर्न करना है तो उसके लिए बेस्ट चीज जो है वो क्या है, वो ये है कि एक तो उनको एकेडमिक ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ठीक है, कि वो अपने हिसाब से करिकुलम को जो है सेट कर सके। दूसरा, लीगल ऑटोनॉमी, नहीं सर लीगल ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए, लीगल ऑटोनॉमी तो जो है बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो यूनिफाइड जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, ये गलत है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देना चाहिए बिल्कुल, कि वो पैसा किसी भी कॉस्ट के ऊपर जो है वो लगा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑटोनॉमी देना चाहिए, हाँ जी, ये भी आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो 6 का जो आंसर बनेगा A, C, D बोले तो आपका फर्स्ट। आगे, 7, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट, कौन से दिन नेशनल एजुकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो आपका जो है वो किया जाता है 5 जून को, ये बात ध्यान रखना। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है वो है आपका 24 जनवरी को, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। 8, मैचिंग करना है आपको, यहाँ पे जो है वो आपको दे रखा है फीचर ऑफ एजुकेशन वेरियस टाइप, ठीक है, उनको मैचिंग करना है। एंशिएंट वैदिक एजुकेशन, अगर एंशिएंट वैदिक एजुकेशन की अगर बात करें तो इसका जो मेन पर्पस था वो था एनरिचमेंट ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। पोस्ट वैदिक एजुकेशन की बात करें तो इसका जो मेन पर्पस था वो था नॉलेज रिजल्ट इन वाइप आउट द फॉल्सहुड। ब्राह्मणिक एजुकेशन की अगर बात करें तो इसका मेन काम जो है, इसका मेन एम्फेसिस था ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। और बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन का जो मेन पर्पस था वो था क्वालिटी वाज द फाउंडेशन ऑफ द टीचर एजुकेशन, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो डी का आ गया आपका फर्स्ट। तो आंसर जो बनेगा 8 का, दैट इज द फोर्थ। 9th, डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेटेड इन, मतलब इंडिया की जो डेस्टिनी है, इंडिया की जो किस्मत है वो आपकी शेप की जाएगी क्लासरूम में। तो ये बात जो है वो बोली गई थी किसके अंदर, ये बोला गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। तो आंसर जो है 9th का, दैट इज द थर्ड। आगे, जो नया करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जो स्कूल एजुकेशन का प्रपोज किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर, वो क्या है, वो है आपका 5+3+3+4। तो ये बात ध्यान रखना, 10th का आंसर इज द सेकंड। द NEP 2020 प्रायोरिटाइज द इंक्रीज द ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो, हम लोग जो है वो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो को जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इन द प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 100%। कब तक हम ये करेंगे, 2030 तक। आगे, द इंडियन काउंसिल, जो इंडियन काउंसिल है ऑफ द सोशल साइंस रिसर्च वाज एस्टेब्लिश फॉर, इंडियन काउंसिल फॉर द सोशल साइंस रिसर्च, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया, इसको एस्टेब्लिश किया गया किस पर्पस के लिए, तो जो आपका इंडियन काउंसिल जो थी
फॉर सोशल साइंस रिसर्च, इसको प्रपोज करने के लिए या इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे हमारा जो मेन पर्पस था वो था कि जो सोशल साइंस है ना उसके अंदर अपने को क्या करना है, रिसर्च जो सोशल साइंस में जो रिसर्च हो रही है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है, या बेसिकली सोशल साइंस जो डिसिप्लिन है उसमें क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इट्स स्ट्रेंथनिंग डिफरेंट डिसिप्लिन। नो, इसका मेन जो पर्पस था वो सोशल साइंस से रिलेटेड था। इट प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस, यस। एनहांस द क्वालिटी ऑफ सोशल साइंस एज ए डिसिप्लिन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कस ऑफ सोशल साइंटिस्ट कंसर्न के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवाएगा ये। दूसरा, ये सपोर्ट करेगा सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द यूनिवर्सिटी, नो। तो आंसर जो है वो क्या है, बी एंड सी। तो बी एंड सी बोले तो आपका सेकंड। आगे, फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी जो थी हायर एजुकेशन इंडिया वाज सेटअप अंडर द रूब्रिक ऑफ, किसके कहने पर जो है वो सेटअप किया गया, अंडर द रूब्रिक ऑफ एमसीआई, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पहली इंडिया में पहला जो रेगुलेटरी बॉडी जो हायर एजुकेशन के अंदर आई थी ना वो था आपका एमसीआई। तो ये थोड़ा लिखा मैंने। प्रेजेंटली अगर बात करें आज की डेट में तो अपने इंडिया में जो भी पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम है ना उसको रेगुलेट किया जा रहा है बाय द यूजीसी के द्वारा और 14 प्रोफेशनल काउंसिल के द्वारा, ठीक है। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है ना 1933, इसको फॉर्म किया गया था द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1934। तो ये बात ध्यान रखना, पहला रेगुलेटरी बॉडी जो इंडिया में हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए जो आया था वो था आपका एमसीए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, इनमें से कौन सा चेयरमैन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 का, ठीक है। पहली बात तो जो आपका जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 बनाया गया, इसका मेन पर्पस था ये रिपोर्ट करेगा ऑन द इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सजेस्ट करेगा इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन। तो कौन इसके चेयरमैन थे, तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राधाकृष्णन, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो 14 का इसका फोर्थ। आगे, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन विच द फॉलोइंग सेक्शन यूजीसी एक्ट शुड रेफर टू। तो यूजीसी एक्ट के किस सेक्शन के अंदर इसके बारे में बात की गई है, किसके लिए, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो ये किया गया आपका सेक्शन 12 के अंदर, थोड़ा याद करके जाना। आगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है आपका, ये प्रपोज किया कि हम प्रिपेयर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम फ्रेमवर्क। इसके अंदर बेसिकली 3 करिकुलम के लिए बात किया गया। एक तो था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन, एक था फॉर द एडल्ट एजुकेशन और एक था फॉर द टीचर एजुकेशन। तो आंसर जो बनेगा ए बी सी बोले तो थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज रिलेटेड टू द सेल्फ ट्रांसीडेंस, इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो रिलेटेड है सेल्फ ट्रांसीडेंस से, तो वो है आपका वैल्यू ऑफ यूनिवर्सलिज्म, थोड़ा ध्यान रखना। आगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसने प्रपोज किया कि हम एस्टेब्लिश करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू बॉडी, कौन सी नई बॉडी हम लोग जो है एस्टेब्लिश करेंगे। तो इसके अंदर बोला कि हम ये 3 बॉडी, एक तो है SSS, ये स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, एक था परख बेसिकली परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए एक बॉडी बनाया, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, और एक था IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नीति आयोग पहले से बना हुआ था और NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये पहले से बनी हुई है। तो आंसर जो है 18th का, डेट इज द थर्ड, A B C। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स एडवाइजरी एंड द नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इनमें से कौन सा एडवाइजरी बॉडी है और नॉन स्टैट्यूटरी है। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब जिसके लिए कोई एक्ट पास नहीं किया गया, वो है आपका नीति आयोग। ये थोड़ा ध्यान रखना, नीति आयोग के लिए कोई भी जो है वो एक्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट जो है वो पास नहीं किया गया, इसलिए ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सा होता है, जिसके लिए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पास किया गया, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, लीगल बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी के जो सबसे पहले चेयरमैन थे वो थे आपके CD देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, थोड़ा याद करके जाइएगा। आगे, द सेंट्रल मोटिवेशनल गोल, जो सेंट्रल मोटिवेशनल गोल जो है ना, एज एविडेंट इन द पर्सनल सक्सेस थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉम्पिटेंस अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टैंडर्ड टेक द फॉर्म ऑफ ए बेसिक वैल्यू कोड, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपका जो सेंट्रल मोटिवेशन गोल था ना, कि हम पर्सनल सक्सेस होगी, कैसे सक्सेस मिलेगी, थ्रू द डेमोन्स्ट्रेट करके कॉम्पिटेंस अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टैंडर्ड टेक्स द फॉर्म ऑफ द बेसिक वैल्यू, इट इज कॉल्ड अचीवमेंट वैल्यू। तो ये क्या है आपका अचीवमेंट वैल्यू, अपने को अचीव करना, ये हमारा सेंट्रल मोटिवेशन गोल है। मैचिंग करना आपका वैल्यू कलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो है जी, दीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, तो वैल्यू को कलेक्ट किया जाता है। फिर वैल्यू असेसमेंट की अगर बात करें तो ये क्या, ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू लर्न टू चूज एंड इम्बाइब द वैल्यू 1 चेरिश। वैल्यू क्लैरिफिकेशन की अगर बात करें तो वैल्यू क्लैरिफिकेशन जो है वो क्या, वेयर when there are gap between the practice and the preached value। and value consolidation की अगर बात करें तो ये प्रोवाइड करेगा predictability of the human behavior, इसको बोलते हैं वैल्यू कंसोलिडेशन। तो आंसर जो बनेगा भाई इसका वो क्या, फर्स्ट।
मैचिंग करना आपको एनएडी बोलते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है वो क्या है, ये बेसिकली एक डिपॉजिटरी सिस्टम है, ठीक है। इसका मेन जो काम है वो क्या है, इशुएंस, स्टोरेज, असेस, वेरिफिकेशन ऑफ द एकेडमिक अवार्ड नेमली डिग्री, मार्कशीट। तो ये है आपका नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। फिर एनडीएल की अगर बात करते हैं, ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। एनडीएल की अगर हम बात करें तो ये है बेसिकली ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा फॉर वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ द लर्निंग रिसोर्सेज विद ए सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। स्पोकन ट्यूटोरियल की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका लर्न, यहाँ से आप वेरियस फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो सीख सकते हो। और फूजी जो आया था ये है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। इसने जो डिपेंडेंस थी पहले हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पे, मतलब अपने कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर लेना पड़ता था, वो डिपेंडेंस क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये ओपन प्लेटफॉर्म जो है आपको प्रोवाइड किया, तो अब आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर जो है वो एजुकेशन के लिए बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डी का आपका फर्स्ट। तो 23 का जो आंसर बनेगा डेट इज द फर्स्ट। 3421 ठीक है। आगे मैचिंग करना आपको लिस्ट बोल रखा है ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड ले डाउन करता है वो कौन है जी, आपका लीगल एजुकेशन बेसिकली ये आपका जो एलएलबी हो गया इनके लिए, तो वो है आपका बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ए का तो हो गया आपका फोर्थ। फिर मेंटेन द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो बॉडी आपकी बनी हुई है बेसिकली वो है आपका AICTE। कौन सा है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए जो बनी हुई है बॉडी वो है NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और लास्ट है असेस टू क्वालिटी एंड द अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन, ये है आपका NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो आंसर जो बनेगा 24 का वो क्या बनेगा, फर्स्ट। आगे यूनिवर्सिटी ऑफ द एंशिएंट पीरियड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज ए हेरिटेज साइट। किसने, मतलब कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको यूनेस्को ने जो है वो हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया। वो आपका एक तो तक्षशिला थी और एक कौन सा, नालंदा। थोड़ा याद करके जाना, तक्षशिला और नालंदा आंसर है इसका। तो 25 का आएगा 4। आगे फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया इज। पहला एजुकेशन कमीशन जो बना था इंडिपेंडेंट इंडिया में वो कौन सा था, वो था आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, थर्ड। आगे जेंडर पैरिटी इंडेक्स की अगर बात करते हैं आज के डेट में 21-22 के अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम में वो कितना है, 1.01, थोड़ा याद करना। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है इनमें से, तो एक तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, एक है जामिया मिलिया, ये पंजाब यूनिवर्सिटी ये नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, फर्स्ट A एंड B। Which of the following are the major recommendation of the National Education Policy 2020 related to the higher education। इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन जो है वो दिया गया। पहला तो इंक्रीज द ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम 26.3% से 50% करेंगे बाय द 2035 तक। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये बोला गया। दूसरा एस्टैब्लिश करेंगे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये रिकमेंडेशन दिया गया। नो लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय द सिंगल रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है, सिंगल रेगुलेशन हम लेके आएंगे पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। प्रमोट करेंगे रिसर्च इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो। ओपनिंग ऑफ द 1500 मोर यूनिवर्सिटी, नहीं ये बात भी नहीं बोला गया। तो 29 का आंसर क्या आएगा, A एंड C, बोलते हो सेकंड। नालंदा जो है एस्टैब्लिश किया गया था कब, यह था आपका 5th सेंचुरी के अंदर। आगे अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो के हिसाब से आपको जो है इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जो है वो है आपका सिक्किम में, बोलो तो D। फिर उसके बाद तमिलनाडु A, उसके बाद में है जी आपका हिमाचल प्रदेश E, उसके बाद में है जी आपका उत्तराखंड C, और उसके बाद में है जी आपका केरला B। तो आंसर जो बनेगा 31 का वो क्या, 4। आगे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश बाय। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई बाय किसके द्वारा, बाय नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ द यूजीसी। तो यूजीसी जो है उसकी एडवाइस के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन पारित करके किसी भी इंस्टीट्यूशन को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकती है। तो 32 का आंसर क्या, थर्ड। आगे मैचिंग करना है, यहाँ पे आपको कुछ इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्वयं के अंडर, और आपको बताना है वो किस लेवल ऑफ एजुकेशन पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी दे रहा है स्कूल एजुकेशन के लिए। फिर इग्नू की अगर बात करें तो इग्नू जो है वो दे रहा है जी आपको पोस्ट स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल के बाद। फिर सीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये आपको जो है प्रोवाइड कर रहा है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, और यूजीसी आपको दे रहा है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। तो 33 का आंसर जो बनेगा डेट इज आपका थर्ड। आगे द NEP 2020 रिकमेंड कर रहा है दैट द ड्यूरेशन ऑफ द बीएड प्रोग्राम विल बी। बीएड प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होगी वो है आपका 3 बनाया था इसमें, ठीक है ना। इसमें रिकमेंडेशन दिया, एक होगा 1 साल का, एक है आपका 2 साल का, और एक है आपका 4 साल। A, B एंड D, A B D बोले तो आपका फर्स्ट।
आगे द की ऑब्जेक्टिव रूसा रूसा बोलते राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। उसका जो की ऑब्जेक्टिव क्या था, वो था कि हम इंप्रूव करेंगे उच्चतर शिक्षा के अंदर, हम क्या क्या करेंगे, हम उसके अंदर जो है वो इंप्रूव करेंगे असेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। आंसर जो बनेगा 35 का वो बनेगा सेकंड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, बताओ। अब ये बताना आपको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है इनमें से कौन सी है। एनसीईआरटी है, नहीं, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी थोड़ी है, ये तो बॉडी है आपका अलग। फिर नीपा ये है, जामिया हमदर्द ये भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसके जामिया मिलिया इस्लामिया भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ट्रिपल आईटी ये भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आंसर जो बनेगा 36 का वो क्या बनेगा, सेकंड, बी एंड सी। मैचिंग करना है नीपा जो है अगर इसको मैच करेंगे तो ये क्या, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इसकी बात करता है। फिर नैक की अगर बात करेंगे तो ये एक्रेडिशन का काम है इसका, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। एआईसीटी की बात करेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, और आईसीडब्ल्यूएसआर की बात करेंगे तो ये रिसर्च की बात करता है इन द सोशल साइंस। तो 37 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। आगे एनआईआरएफ का अगर बात करें तो एनआईआरएफ का फुल फॉर्म जो है वो आपको बताना है, वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क। आगे इंडिया हैज बीन अट्रैक्टिंग ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट बिकॉज ऑफ, इंडिया में जो है वो बहुत ही कम इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। वाई, उसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है। रीजन एक तो ये है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज डिफिकल्टी इन रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन, ये बात भी सही है। रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है, नहीं, बहुत ही सिंपल है यार अपने यहाँ तो। लैक ऑफ एंथुसिज्म अमंग द टीचर, नो। लैक ऑफ एंथुसिज्म अमंग द स्टूडेंट, नो। आंसर जो है वो क्या आएगा, ए एंड बी। ये दो रीजन है, इन दो रीजन की वजह से अपने इंडिया के अंदर जो है वो क्या, इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो फ्रैक्शन है बहुत ही क्या है, स्मॉलर है, मतलब बहुत ही कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सी जो है वो क्या है जी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वो है जी आपका बिट्स पिलानी, थोड़ा ध्यान रखना। आगे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ये क्या प्रमोट कर रहा है, तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जो है ना, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में सिटीजनशिप एजुकेशन ये प्रमोट करता है पीसफुल, टॉलरेट, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। तो ये बेसिकली इनकी बात करता है, थोड़ा लर्न करके जाना ये। आगे इनफ्लिपनेट सेंटर जो है विच इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये मेंटेन करता है किस चीज को, ये मेंटेन करता है आपका शोध गंगा, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, शोध गंगा। आगे इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द हायर एजुकेशन द एनईपी प्रपोज टू सेट अप एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्टिकल ऑफ एचईसीआई, तो एचईसीआई के जो वर्टिकल थे वो कितने थे, 3 वर्टिकल थे, ठीक है। एचईसीआई के साथ में 3 वर्टिकल थे, एक था एनएचईआरसी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये फर्स्ट वर्टिकल था इसका। एक था आपका नैक, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, सेकंड वर्टिकल, और द एचईजीसी, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन काउंसिल, ये इसका थर्ड वर्टिकल था। तो आंसर है ए सी एंड ई, ए सी ई बोले तो सेकंड। मैचिंग करना आपको यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये है जी कहाँ पे आपका, शिमला। फिर इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये जो है आपका नोएडा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस जो है ये है आपका कहाँ, भोपाल में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये है आपका लखनऊ में। तो 44 का आंसर इज द सेकंड। 45 एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया किस ऑब्जेक्टिव से, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये उनको क्या करेगा, सर्व करेगा, इट इज सर्व एज एन इंटर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। दूसरा, ये फैसिलिटेट करेगा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेंट अमंग द यूनिवर्सिटी। ये क्या करेगा जी आपका, रिकॉग्नाइज करेगा यूनिवर्सिटी टू रन डिफरेंट कोर्सेज, नो, ये इसको रिकॉग्निशन का पावर नहीं था। ये एक्ट करेगा एज एन लाइसन, ये लाइसन का काम करेगा बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट। तो ये जो आपने बनाया था एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इसका ये मेन पर्पस था, ठीक है ना। तो 45 का जो आंसर बनेगा इट इज द सेकंड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट पैरामीटर फॉर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ, तो एनआईआरएफ की जो रैंकिंग होती है उसमें से इनमें से कौन सा उसका पैरामीटर नहीं है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्स पैरामीटर है, रिसर्च प्रोफेशन पैरामीटर है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी ये पैरामीटर, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट, आपके कैंपस से कितने प्लेसमेंट हो ये आपका पैरामीटर नहीं है। आगे आपको मैचिंग करना है नेशनल द एजुकेशन कमीशन जो है वो था 1964-66 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वो 1986, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है ये आपका 1948-49 और नेशनल नॉलेज कमीशन 2009। तो याद करना थोड़ा, 47 का इज द फोर्थ। आगे 48 दिस स्टैट्यूटरी बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इन द कंट्री इज, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है जो इसका मेन पर्पस जो है वो क्या मेंटेन करना क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, वो है जी आपका एनसीटी।
आगे मैचिंग करना आपको, ये तो पहले भी आया था, सीईसी आपको बताया था अभी मैंने। तो सीईसी जो है ये है अंडर ग्रेजुएट, जो मूक में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो सीईसी दे रहा है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। इग्नू जो है वो प्रोवाइड कर रहा है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए ना, इग्नू है आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। एनआईओएस जो है वो है आपका स्कूल एजुकेशन, और NITTR ये है आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, इसका सेकंड। ये पहले भी रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा। चलो जी आगे। एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, वोकेशनलाइजेशन लिखेंगे। इसका मेन पर्पस जो है वो क्या है, इसका मेन पर्पस ये है कि हम लोग जो रेगुलर जनरल एजुकेशन है उसके साथ में बच्चों को जो है वो वोकेशन के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। तो इट इज द मेन एम, द एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर ए वोकेशन अलोंग विद रेगुलर जनरल एजुकेशन। तो 50 का जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंड। आगे, आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल एग्जिस्ट, इसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये नहीं, टीचिंग यूनिवर्सिटी, यस ये बनाएंगे, एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नो, रिसर्च यूनिवर्सिटी, यस, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, यस। तो आंसर जो बनेगा 51 का वो क्या बनेगा, थर्ड, BDE, BD है ना, BD, हाँ ठीक है। आगे दो आपको स्टेटमेंट दिया गया, पहली स्टेटमेंट बोलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 4 बिग इंजीनियरिंग कॉलेज, जो 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज जो एस्टेब्लिश किए गए थे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है, ये किए गए विद द रिकमेंडेशन ऑफ द NR सरकार कमेटी, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोलता है स्टेटमेंट सेकंड में बोलता है दी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको ना नवंबर 1950 के अंदर सेटअप किया गया, नहीं सर, इसका एस्टेब्लिश किया 1945 में, ठीक है। ये शुरुआत में एडवाइजरी बॉडी था और बाद में 1987 के अंदर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया, जब इसके लिए एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को पास कर दिया था। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 52 का, वो बनेगा जी आपका 52 का आंसर बनेगा थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है बट सेकंड आपका फॉल्स है। Which of the following statement are true with regard to the National Education Policy 2020, इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो आपकी क्या है, ट्रू है, वो आपको ये बतानी है। तो सबसे पहला 4-year integrated B.Ed will be the dual major holistic bachelor degree which will be the minimum degree qualification with a school teacher, बिल्कुल सही बात है, उसके लिए ये मैंडेटरी कर दिया है। All stand alone, ध्यान देना, बोलता है all stand alone teacher education institution will be required to convert to multidisciplinary education by 2025, नहीं सर ऐसा तो नहीं है। 2-year B.Ed कोर्स जो है हम लेके आएंगे किसके लिए, फॉर स्टूडेंट हैविंग बैचलर डिग्री इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, यस। एडमिशन टेस्ट जो है ना टू प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम शैल बी कंडक्टेड विद द NCERT इसको करेगा, नहीं। ए 1-year B.Ed कोर्स लेके आएंगे किसके लिए, फॉर 4-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट विल बी प्री रिक्विजिट फॉर बीइंग ए स्कूल टीचर, यस, ये बात भी है। तो वो 3 आए थे ना, एक साल का, 2 साल का और 4 साल का, तो उनके बारे में जो है वो बात की गई है B.Ed प्रोग्राम के लिए। तो 53 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड, ACE। आगे मैचिंग करना, आपको यहाँ कुछ आर्टिकल है और ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 29(1) जो है वो बात करता है आपका किसके लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 19(1)(a) जो है वो बात करता है किसके लिए, सर ये बात करता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए। आर्टिकल 239 जो है वो बात करता है किसके लिए, ये बात करता है एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एजुकेशन। और आर्टिकल 21(a) जो है वो बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर। तो 54 का आंसर बनेगा फर्स्ट। फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन द सीलिंग फिक्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो कितना किया गया, वो किया गया आपका 50%। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया, इनमें से कौन सा जो है किसको बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं इंग्लिश एजुकेशन का, तो वो बोलते हैं जी हम किसको, वुड्स डिस्पैच को। आगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट जो है ना सिटीजन ऑफ इंडिया के, उसको सस्पेंड किया। वैसे तो सभी जो भी अपने इंडिया के सिटीजन है उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड किया, लेकिन अगर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लग गया तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। तो 57 का आंसर जो बनेगा वो क्या, सेकंड। आगे दो स्टेटमेंट दे रखी है आपको, इनको पढ़ना और बताना है कौन से इनका ऑप्शन सही है। पहला द कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोशल कंटेक्स्ट इन विच हायर एजुकेशन एग्जिस्ट इन इंडिया वर लाइकली मेक्स सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स इम्पॉसिबल। जो कॉम्प्लेक्सिटी ना अपने सोशल कंटेक्स्ट में, उसकी वजह से इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म है ना वो आपके इम्पॉसिबल है। ये बात बिल्कुल क्या करेक्ट है। रीजन बोल रहे हैं द इनएडिक्वेसी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड एटीट्यूड ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी टू प्रेफर स्टेटस क्यू दैट
then taking risk with experiment and innovation that require initiative and considerable effort are the principal impediment. यही मेन जो है वो क्या है, impediment है, बोले तो रुकावट है. ये बात भी बिल्कुल सही है और रीजन करेक्टली सचिन को एक्सप्लेन भी कर रहा है. यही रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर सोशल कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे रिफॉर्म जो है वो क्या है, हमारे इम्पॉसिबल, सुधार जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो दोनों बातें एकदम क्या है, करेक्ट है और रीजन करेक्टली सचिन को जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो फर्स्ट आगे दो स्टेटमेंट दिया गया, बोलता है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज टू बी रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट. ध्यान देना बात को, पहले ही क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम लोग जो है डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन रिसोर्स को खत्म नहीं करेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को क्या करेंगे, बचा के रखेंगे. तो उसके लिए जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो जुड़ी हुई है किससे, टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन लेना रिलेटेड टू द इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड द नेचुरल एनवायरमेंट. ये बात एकदम क्या है, सही है. स्टेटमेंट 2 में बोलता है इनवाइटिंग द सीनियर सिटीजन को इनवाइट करना स्कूल्स में और उनको जो है वो बोलने का अवसर देना किसके ऊपर, ऑन द एनवायरमेंट पे ऑफ देयर चाइल्डहुड में हेल्प इन डेवलपिंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये बात भी एकदम क्या है, सही है. अगर हम जो है वो ओल्ड एज पर्सन्स को अगर हम अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में लेके आएंगे और वो अगर अपने व्यू शेयर करेंगे रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा. तो दोनों बातें एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है. बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. आगे अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ए मास्टर प्रोग्राम मे बी ऑफ, मास्टर प्रोग्राम जो है वो होगा क्या, 1 year ड्यूरेशन का, 2 year ड्यूरेशन का एंड 4 year ड्यूरेशन का. ए बी एंड डी, ए बी डी बोल, एक मिनट. द मास्टर प्रोग्राम मे बी अकॉर्डिंग टू NEP ए मास्टर प्रोग्राम मे बी 1 to 5, 1 to 5 है भाई, मास्टर प्रोग्राम 1 to 5 है, थोड़ा ध्यान रखना. फर्स्ट आगे अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ना, उसको सेटअप किया जाएगा. किसके लिए उसको सेटअप किया जाएगा, ये एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन होगा टू लुक इनटू रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड. ये जो HEC ये क्या करेगा, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा टू मेंटेन करेगा क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड को. ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो 61 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड, BCD. मैचिंग करना है. रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन देखिए एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है. NHERC जो है इसका मेन काम है रेगुलेशन करने का. NAC का जो मेन काम है वो है आपका एक्रेडिटेशन करने का. HEGC का मेन काम जो है वो फाइनेंसिंग करने का और GEC का मेन जो है ये है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए. तो 62 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड. आगे अकॉर्डिंग टू द NEP 2020 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF में भी एस्टेब्लिश टू, NRF को जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे किसके लिए, वो करेंगे इट अनेबल टू कल्चर और रिसर्च टू परमिट द थ्रू यूनिवर्सिटी. हम जो है वो क्या करेंगे, रिसर्च को प्रमोट करें यूनिवर्सिटी के जरिए. तो इसके लिए बेसिकली NRF को जो है वो लेके आ रहे हैं. तो फोर्थ है 63 का. आगे असर्शन दिया गया, बोलता है हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज लिमिटेड एक्सेस पर्टिकुलरली इन सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज एरिया. बोलता है इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो इंडिया में जो अपना सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस एरिया है, मतलब जो पिछड़ा एरिया है, वहाँ पे हायर एजुकेशन जो है बहुत ही लिमिटेड है. मतलब वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी. ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है. फिर बोलता है रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट इंडिया जो है वो ओनली 0.69% है GDP का. ये बात भी एकदम सही है, लेकिन इसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है. तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बोथ A and R करेक्ट है, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. आगे द कंट्री विच आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. कौन सी कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो इंडिया है भाई. इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ध्यान रखना. अरेंज द फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. सबसे पहले जो है वो क्या हुआ, सबसे पहले आया था जी आपका मैक्लेमिनेट्स C. उसके बाद में जो है वो आया आपका वुड्स डिस्पैच E. उसके बाद में आपका सेडलर कमीशन B. उसके बाद में हार्थो कमीशन A. और उसके बाद में जो है वो आया सार्जेंट प्लान D. तो आंसर जो है 66 का वो क्या, सेकंड. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टैच्यूटरी बॉडी. इनमें से कौन सी स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है. तो एक तो NAC ये आपका स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, एक आपका NCERT ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है. बाकी NMC और AICTE और NCT इन सब के लिए जो है वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया हुआ है. तो NAC और आपका NCERT ये दोनों आपका जो है वो स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है. तो 67 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड. UGC को एस्टेब्लिश किया किसके लिए, UGC को एस्टेब्लिश किया फॉर, ये इसका मेन काम जो है वो क्या, प्रमोट करेगा रिसर्च इनोवेशन द हायर एजुकेशन कंट्री. इसके लिए ये इसका मेन पर्पस था, नो. इसका कोऑर्डिनेशन डिटरमिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यस. इसको बनाया इंक्रीज द असेस टू हायर एजुकेशन इन द कंट्री, नो. डिस्बर्स करेगा ग्रांट, पैसा देगा यूनिवर्सिटीज को एंड कॉलेजेस को, यस. सर्व करेगा एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज
एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग, यस, तो आंसर जो है 68 का वो क्या, फोर्थ, BDE। मैचिंग करना है AICTE की जो है ये प्रमोट करता है प्रमोशन ऑफ द क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन। फिर ICHR जो है ये है बेसिकली किसके लिए, प्रमोट रिसर्च इन हिस्ट्री। ICPR जो है वो है आपका प्रमोट रिसर्च इन फिलोसफी। एंड IISSR जो है वो है प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस। तो 69 का आंसर बनेगा फर्स्ट। Who chaired the first committee constituted by the government of India on the women education after the independence? तो वो पहली जो कमेटी थी वुमेन एजुकेशन के लिए, उसका जो चेयरमैन थे वो थी डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। थोड़ा ध्यान रखना। सेकंड, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मीन्स, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब जो है एजुकेशन के अंदर वो क्या, वो ये है कि नई टेक्नोलॉजी है ना वो कंप्लीटली चेंज द वे थिंग्स आर डन इन एजुकेशन। जो पहले जिस तरीके से काम होता था वो उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 71 का 1। Given below are the two statements, statement 1 दे रखी है, the improvement of the secondary education was an essential foundation for the, मतलब improvement the secondary education में जो improvement हो रही है वो essential foundation है for the improvement of secondary education was the view held by the Calcutta University Commission। तो ये जो व्यू है ये दिया कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन है, नहीं सर। फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन ने रिकमेंड किया यूज ऑफ द मदर टंग इन द इंटरमीडिएट कॉलेज फॉर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट, नहीं सर, मदर टंग को यूज करेंगे क्या पढ़ाने के लिए, नो। तो दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है। The presence of which of the following point poses challenge for the higher education system as per the national education policy। तो मतलब इनमें से कौन सा पॉइंट है जो अपने लिए चैलेंज बनेगा फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो वो कौन सा है जी, वो है जी एक तो आपका लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज, एक तो ये अपना जो है वो चैलेंज है। दूसरा इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम, ये भी नहीं, ये भी एक चैलेंज है। लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, नहीं ऑटोनॉमी वाला चक्कर नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी चीज़ है, इसे तो बल्कि प्रमोट होगा। फिर एम्फेसिस ऑन द रिसर्च, नहीं सर, ये भी जो है एक मिनट, हाँ ये सही तो है, ये भी एक चैलेंज है। लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है, ये लिख लो, ऑटोनॉमी जो है वो कम है, इसीलिए ये एक चैलेंज है हायर एजुकेशन सिस्टम में, ऑटोनॉमी ज़्यादा होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन रिसर्च, ये तो अच्छी बात है, तो ये चैलेंज नहीं है। एफिशिएंट मेरिट बेस्ड करियर मैनेजमेंट एंड द प्रोग्रेशन ऑफ फैकल्टी मेंबर, ये भी आपका जो है वो चैलेंज नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा 73 का वो बनेगा ABC। 73 का हो गया आपका फर्स्ट। चलो जी 74, ये स्कूल ऑफ फिलोसफी दे रखे और उनके प्रोपाउंडर दे रखे हैं। सामख्य जो है ये थे कपिला। न्याय की अगर बात करें ये थे आपके गौतम। और वेशिका, ये जो स्कूल ऑफ फिलोसफी था तो इनके जो आपके प्रोपाउंडर थे ये थे आपके ये कनाडा, और ये पूर्व मीमांसा ये थे आपके जर्मनी। तो 74 का जो आंसर है दैट इज द थर्ड। आगे, हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने जो है वो कितनी इंडियन लैंग्वेज को जो है ये माना कि ये एंडेंजर्ड है, तो वो है जी आपके टोटल मिला के 197। आगे, मेजर ऑब्जेक्टिव जो है ना वैल्यू एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन इज, मेजर ऑब्जेक्टिव जो था ऑफ द वैल्यू एजुकेशन का, मतलब वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या है, वो है जी आपका डेवलप रिस्पॉन्सिबल एंड द गुड सिटीजन। यही मेन है कि हम लोग जो है वो क्या अपनी कंट्री में वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि अपनी कंट्री के अंदर जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबल और अच्छे सिटीजन जो है वो क्या हो डेवलप किए जा सके। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन थ्रस्ट ऑफ द NEP 2020 है रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन थ्रस्ट, मेन फोकस जो है वो क्या था, तो वो था जी आपका, हमारा मेन फोकस जो था वो ये था कि हम एस्टेब्लिश करेंगे स्टेज वाइज मैकेनिज्म फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू द कॉलेजेस। हम डेवलप करेंगे वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ द स्कॉलर, ब्रेकिंग डाउन हार्मफुल सिलोस, अनेबल करेंगे स्टूडेंट को इन द डिसिप्लिन इंक्लूडिंग आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सपोर्ट, क्रिएटिव एंड स्पोर्ट्स, एंड टू एंड द फ्रेगमेंटेशन जो है इसको एंड करेंगे बाय ट्रांसफॉर्मिंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनटू लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा जो है हमारा मेन फोकस का एरिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 77 का CDE। आगे, मैचिंग करना आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये था राधाकृष्ण कमेटी वाला। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की अगर बात करें ये मुदालियर। फिर एजुकेशन कमीशन की अगर बात करते हैं तो ये है आपका DS कोठारी, और नेशनल नॉलेज कमीशन की बात करें तो ये सैम पित्रोदा। थोड़ा ध्यान रखें, 78 का है आपका सेकंड। स्टेटमेंट दिया गया, बोलता है नेशनल कमीशन ऑफ द हायर एजुकेशन एंड द रिसर्च इज द अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर द हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो नेशनल कमीशन ऑफ द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो अपेक्स बॉडी है
ये जो बॉडी है ये आपका क्या अपेक्स बॉडी है? नहीं सर, ये हमारी इंडिया के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन की अपेक्स बॉडी नहीं है। दूसरा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है फॉर हायर एजुकेशन विल नॉट बी डील विद द एंट्री रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द AICTE MCI BCI एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन। ये भी आपकी बात जो है उल्टी बोल रहा है, गलत है ये भी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है। आइडेंटिफाई करो करेक्ट सेट ऑफ की मैंडेट एरिया ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन। आपको जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेट ऑफ की मैंडेट एरिया, जो की एरियाज है नेशनल नॉलेज कमीशन के, तो उनको जो है वो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो मेन नेशनल नॉलेज कमीशन का जो मेन एरिया था वो एक तो ये था असेस, दूसरा हम प्रोवाइड करेंगे कॉन्सेप्ट, तीसरा हम प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन और चौथा क्या, सर्विस। ये डिलीवरी नहीं था इसमें, तो 80 का जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे मैचिंग करना है जी आपको। ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश जो है वो क्या, एक डिजिटल डिपॉजिटरी है ऑफ द लर्निंग रिसोर्स डेवलप्ड बाय द ओडीएल इंस्टीट्यूशन। ई पाठशाला की अगर बात करें तो ये क्या है, ई पाठशाला इज द एजुकेशन ई रिसोर्स डेवलप्ड बाय द NCERT। ये NROER की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्स डेवलप्ड बाय द NCERT। और NDL की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, NDL इज द वर्चुअल डिपॉजिटरी है ऑफ लर्निंग रिसोर्स विद सिंगल विंडो रिसर्च फैसिलिटी डेवलप्ड बाय द IIT खड़गपुर। तो 81 का जो है वो क्या, सेकंड। आगे, इन द एंशिएंट बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ द एजुकेशन द स्टूडेंट आफ्टर बीइंग एडमिट टू द मोनेस्ट्री, या एक बार स्टूडेंट जो है वो मठ के अंदर एडमिशन हो गया उसका, हैड टू रिनाउंस करेगा ऑल द वर्ल्डली एंड फैमिली रिलेशनशिप। दिस वाज टर्म्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये है आपका प्रवज्य फर्स्ट। आगे, AICT जो है इज नॉट डील विद द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया, किसके लिए नहीं है ये, तो AICT टेक्निकल एजुकेशन के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, नर्सिंग इसके लिए नहीं है। गिवन बिलो आप 2 स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी जो है वो क्या है आपका गलत है। पहला, वुड डिस्पैच रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड गिव फ्रैंक एंड कोर्डियल सपोर्ट टू फीमेल एजुकेशन एंड टेक इफेक्टिव मेजर टू इट्स एक्सपेंशन। बिल्कुल सही बात है। गर्ल कैंडिडेट वर अलाउड टू अपीयर इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम क्या है, करेक्ट है। आगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका मेन जो एनविजन था हायर एजुकेशन एज, उसका मेन जो फोकस था वो क्या था, वो था इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग ह्यूमन एज वेल एज सोसाइटल वेलबींग। यस, ये अनेबल करेगा सिस्टम फॉर पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट विद नो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। ये सिस्टम प्रोवाइड करेगा विद लेस एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट और कॉग्निटिव स्किल एंड अचीवमेंट लर्निंग आउटकम, नो, ये डेवलप करेगा एक सिस्टम विद आइडेंटिफाइड सेट ऑफ स्किल एंड वैल्यू टू बी इनकॉर्पोरेटेड एट ईच स्टेज ऑफ लर्निंग फ्रॉम प्री स्कूल से स्कूल हायर एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, हम जो है वो छोटे से जो स्टार्ट करेंगे। एंड ये प्रोवाइड करेगा सिस्टम विच नीड कंप्लीट ओवरहोल एंड एनर्जाइजिंग टू ओवरकम द चैलेंजेस फेस बाय द सिस्टम। तो ये क्या करेगा, सिस्टम प्रोवाइड करेगा विच नीड टू कंप्लीट ओवरऑल, पूरी तरह से हम ओवरऑलिंग करेंगे एंड एनर्जाइजिंग टू ओवरकम करेंगे चैलेंजेस फेस बाय द सिस्टम। तो ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। ये मेन जो है हमारा क्या था, एनविजन था, हमारा फोकस का एरिया ये था। तो 85 का जो बनेगा ADE बोले तो फोर्थ। मैचिंग करना है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंग्लिश एंड द फॉरेन लैंग्वेज, ये है जी आपका हैदराबाद। फिर ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है वो है आपका चित्रकूट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द तिब्बतन स्टडीज, ये है आपका धर्मशाला। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो है बेंगलोर। तो 86 का आंसर बनेगा 3। As per the National Education Policy 2020, the responsibility to develop the adult educator framework have been given to which one of the following organization? किस एजुकेशन को जो है वो दिया गया, वो दिया गया NCERT को। Which of the following led to formation of 10+2+3 system of the education? तो ये आया था आपका वुड्स डिस्पैच के अंदर। एरिक जो है बेसिकली एजुकेशनल रिसर्च एंड द इनोवेटिव कमेटी एक यूनिट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये है आपका NCERT के लिए। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन एक रीजन है। असर्शन क्या बोलता है, टू मेक इट इजियर फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड स्कूल रेगुलेशन ऑन इनपुट शुड बी लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ओनली, कि कुछ एरिया के लिए होगा। एक बार पढ़ो इसको दोबारा, टू मेक इट इजियर फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए थोड़ा आसान करने के लिए और साथ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इजी करने के लिए, टू बिल्ड स्कूल, हम स्कूल रेगुलेशन को बिल्डअप करेंगे और इनपुट शुड बी लिमिटेड टू सर्टेन एरिया ओनली। बिल्कुल सही बात है, कुछ ही एरिया के लिए मतलब स्कूल एजुकेशन के लिए ओनली। तो बोलते हैं फिर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इफेक्टिव अनेबलिंग एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट ऑल स्कूल हैव एक्सेस टू सेफ एंड एंगेजिंग स्कूल एजुकेशन। ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो अगर ऐसा होगा, गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करेगी तो हमारे लिए जो रेगुलेशन है वो बनाना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो दोनों बातें करेक्ट है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 90 का जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट।
91. It is obvious that if higher education is not radically improved, बोलता है ये obvious है कि अगर higher education जो है improve नहीं हुआ तो हमारा administration and the technical progress, our intellectual standard and the social advance will be most seriously handicap हो जाएगा. This is a major recommendation of the University Education Commission. नहीं, ये University Education Commission की ने जो है ये recommendation नहीं दिया था. फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश किया इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन. नहीं सर, ये बात भी एकदम क्या है, गलत है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है. What is the name of the concept to describe the magnitude of gain from an given change in an education practice and thus to predict what we can hope to accomplish by using that practice? ये क्या है, ये है जी बेसिकली आपका इफेक्ट साइज. NSFQ ये है आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. इसने ऑर्गेनाइज किया क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ द लेवल ऑफ, किसके लेवल पे था, ये था नॉलेज स्किल एंड एप्टीट्यूड के बेस पर. Which one of the following is not an objective of higher education? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है हायर एजुकेशन का? टीचिंग है, रिसर्च है, करियर डेवलपमेंट है, इंप्रूविंग द लिटरेसी लेवल, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप इन हर क्लासरूम. दिस इज स्टेटेड, ये स्टेट जो है वो ये बात जो है वो बोली गई थी कब, कहाँ, ये एजुकेशन कमीशन में. Given below the two statement, एक assertion एक लेबल है. सबसे पहला assertion बोलता है environmental education make individual aware of the environmental issue, explore and analyze the cause and effectiveness of the issue and promote the environmental sustainability. तो ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है, environmental education यही तो प्रोवाइड कर रही है. बोलता है it is very essential to think and act creatively to become technical capable and trained to approach environmental issue in the proactive manner. ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो है assertion से कोई लेना देना नहीं है. तो आंसर जो बनेगा वो क्या, assertion रीजनिंग तो करेक्ट है बट आर इज नॉट the correct explanation of A. Hansa Mehta committee it made a recommendation that there is a need to make differentiation in the curriculum. बोलता है कि आपको जेंडर के बेस पर करिकुलम को भी चेंज करना चाहिए. ठीक है, ये हंसा मेहता कमेटी ने जो है ये बोल रहा है कि हंसा मेहता कमेटी ने बोला कि आपको जेंडर के बेस पे क्या जो करिकुलम है, जो सिलेबस है उसको चेंज करना चाहिए. नहीं, ये गलत है. फिर बोलता है भक्त वासलन कमेटी इसने रिकमेंड किया दैट द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक शुड बोथ एक्ट जॉइंटली. दोनों जो है वो एक साथ काम करें, रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोसीड इन ए प्लान्ड मैनर विद रिगार्ड टू एजुकेशन द गर्ल्स इन फ्यूचर. हाँ, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है, ये इसने बोला था. तो आंसर जो बनेगा इसका स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड आपकी क्या है, करेक्ट है. तो 97 की अगर बात करें तो 97 का बनेगा 4th. अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द एनआरएफ विल बी, जो प्राइमरी एक्टिविटी है एनआरएफ की वो क्या होगी, वो एनआरएफ की जो मेन प्राइमरी एक्टिविटी है वो है फंड कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यू, ग्रांट प्रपोजल ऑफ ऑल टाइप अक्रॉस द ऑल डिसिप्लिन. और दूसरा जो इसका मेन काम था वो था ये एक लाइजनिंग क्रिएट करके चलेगा बिटवीन द रिसर्चर एंड द रेलिवेंट ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज इंडस्ट्री. ये इसका मेन काम था. तो 98 का आंसर जो है वो क्या, सेकंड. आइडेंटिफाई करें फ्रॉम द फॉलोइंग दोज वैल्यूज विच आर कॉल्ड सात्विक वैल्यू. सात्विक का वैल्यू जो है वो किसको बोला जाता है, तो सात्विक का वैल्यू जो है वो बोला जाता है एक तो कंपैशन को, और एक बोला जाता है जी आपका फॉल्स, ये आपका क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट. ये सात्विक वैल्यू है आपका, जेलिसी और फॉल्सहुड नहीं है. तो 99 का बनेगा 4th, A and C. अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेकेंडरी एजुकेशन कंप्राइज ऑफ क्लास. सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन सी क्लासेस आएगी, वो आएगा आपका 9 से लेकर के और आपका ये 12 तक. तो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आएगा आपका 9 से 12 सेकेंड. और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है जो आपको करना है वो है ये, प्राकृतिक लैंग्वेज हैव सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद संस्कृत इन मैनी वे. प्राकृतिक लैंग्वेज व्हेन फॉर्मलाइज फॉर लिटरेसी यूज देयर वेरिएशन फ्रॉम कन्वेंशनल वैदिक लैंग्वेज वाज. तो वो क्या होगी, तो ये आपको जो है मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा. तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, जिनका आंसर कर लिया, और 101वां क्वेश्चन आपको मिला है होमवर्क के लिए. तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर नेक्स्ट क्लास जो हम कल डालेंगे उसके अंदर मैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताऊंगा. ओके जी सर. क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा. प्लस में ये जो 101वां आंसर है क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. ठीक है ना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, रिवीजन पे फोकस थोड़ा ज्यादा रखना और प्रैक्टिस भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा. ओके जी सर. चलो ये करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.